morning, students. Myself, Ronak Priya, welcomes you to the daily news feed of दिया देवघर IAS Academy. आज हम 20th मार्च 2025 का करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे. तो चलते हैं फर्स्ट न्यूज़ की तरफ. आज का फर्स्ट न्यूज़ है सेफ फ्रॉम स्पेस. दिस न्यूज़ इज अबाउट the safe landing of Sunita Williams and 3 other astronauts on land. 9 months के बाद ये 8 days के मिशन पे गए थे, लेकिन 9 months तक ये वहीं पर स्ट्रक रह गए और 9 months के बाद ये सेफली लैंड कराए गए हैं. राइट. स्पेस एक्स की एक कैप्सूल इनको फ्लोरिडा कोस्ट पर सेफली लैंड की है. राइट. लेकिन जो इस आर्टिकल में दी गई बात है वो ये कि ऐसा जो बताया गया था कि वो जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में फंस गए हैं. एक्चुअली ऐसा नहीं था, क्योंकि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में हमेशा क्या होता है, एक्स्ट्रा विजिटर्स के लिए स्पेस अवेलेबल रहता है. ठीक है. और इस मैटर को ज़्यादा पॉलिटिसाइज कर दिया गया था. ट्रंप ने ऐसा कहा कि हम फंसे हुए एस्ट्रोनॉट्स को वापस लेकर आएंगे. ठीक है. और उन्होंने स्पेस एक्स कंपनी जो इलॉन मस्क की कंपनी है उसके द्वारा इन एस्ट्रोनॉट्स को लेकर के आई. ठीक है. इसको क्या किया गया, ज़्यादा पॉलिटिसाइज किया गया. ये जो स्ट्रैंडेड नैरेटिव है इसको ज़्यादा पॉलिटिसाइज किया गया. ठीक है. ये बताया गया इस आर्टिकल में. Now let's move to the next one. Next है a delimitation red flag. Now delimitation अभी न्यूज़ में काफ़ी है ये टॉपिक और ये लगातार रहेगा क्योंकि 2026 में delimitation एक्सरसाइज होना है. राइट. तो एज अ वे फॉरवर्ड delimitation क्या है, कैसा है और उसकी हिस्ट्री हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में देख चुके हैं. तो इसमें हम देखेंगे कि ये जो ऑथर हैं उन्होंने क्या वे फॉरवर्ड सुझाया है, उन्होंने क्या बताया है कि हम एज अ स्टेप फॉरवर्ड हम क्या कर सकते हैं. तो बेसिकली क्या किया जा सकता है एज अ वे फॉरवर्ड. सबसे पहले तो वी कैन फ्रीज द लोकसभा सीट्स. लोकसभा सीट्स को फ्रीज कर देते हैं, लेकिन जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके सीट्स को बढ़ाना है. यानी साइमल्टेनियसली लोकसभा के सीट को फ्रीज करना है और जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज है उसके सीट्स को इंक्रीज करना है. राइट. इंक्रीजिंग स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स, और इसको कोई भी स्टेट अपोज नहीं करेगी. सेकंड आता है व्हाट टू डू अबाउट राज्यसभा. ठीक है. हमने लोकसभा पे और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज पर डिसीजन ले लिया कि लोकसभा की सीट्स को फ्रीज करेंगे और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के सीट्स को इंक्रीज कर देंगे. बट व्हाट अबाउट राज्यसभा. तो जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था 1956 में, उस समय जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने क्या कहा था कि जो उस टाइम पे इंडिया में 14 स्टेट्स और 6 यूटीज हुआ करती थी. कितनी? 14 स्टेट्स एंड 6 यूटीज. तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि पूरी इंडियन टेरिटरी को हम कुछ जोन्स में बांट देते हैं. नदर्न जोन, सदर्न जोन, ईस्टर्न जोन, वेस्टर्न जोन, ठीक है, सेंट्रल जोन. इन जोन्स में बांट देते हैं. वाई? बिकॉज जो नदर्न जोन है उसके प्रॉब्लम्स, उसके सर्कमस्टांसेस, उसकी डेमोग्राफी जो है वो बाकी जोन से डिफरेंट होगी. सदर्न स्टेट्स की अपनी टेरेन है, अपनी प्रॉब्लम्स है. राइट. तो सारे जो रीजन्स हैं, सारे जोन्स की अपने अपने फीचर्स हैं जो कि दूसरे से डिफरेंट हैं. उसी समय में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था. तब प्रधानमंत्री के रिकमेंडेशन पे क्या हुआ था कि जोनल काउंसिल्स का गठन हुआ था 1956 में ही. और 1971 में फिर एक सेपरेट नॉर्थ ईस्ट जोनल काउंसिल बना था फॉर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स. राइट.
तो ऐसा ही हम कुछ कर सकते हैं राज्यसभा के लिए भी, कि हम इंडियन टेरिटरी को कुछ जोन्स में डिवाइड कर दें एंड देन अ रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम ईच जोन कैन रिप्रेजेंट देमसेल्व्स इन राज्यसभा। ऐसा कुछ किया जा सकता है एज अ वे फॉरवर्ड, राइट। तो ऑथर ने यहां पर ऐसे कुछ सजेशंस दिए हैं। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। वाइस प्रेसिडेंट criticizes freebies, calls for policy on efficient use of government investments. Now, important है कि इसमें हम ये जानें कि freebies versus welfare क्या होता है। Usually, now we can relate this topic with GS paper 2. ये GS paper 2 से relate कर सकते हैं। Now, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो डिबेट आता है कि ये फ्रीबीज है या वेलफेयर है, क्योंकि जो दोनों में डिफरेंस है वो बहुत ही ब्लर है। ठीक है, बहुत ही ब्लर है, ये समझ ही नहीं आएगा कि ये जो दिया जा रहा है ये फ्रीबीज है या वेलफेयर है, राइट। तो एक मैटर या एक लाइन ऑफ डिस्टिंक्शन जिससे कि हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये एक्चुअली फ्रीबीज है या फिर वेलफेयर है, वो ये है कि अगर वो इंटेंडेड बेनिफिशियरी को दिया जा रहा हो, यानी जिसको सच में जरूरत है उसको दिया जा रहा हो, तब वो वेलफेयर होगा। अगर वो इंटेंडेड बेनिफिशियरी को दिया जा रहा है, जो रियल में बेनिफिशियरी हैं उनको दिया जा रहा है, उनको टारगेट किया जा रहा है, तब वो क्या है, तब वो एक्चुअल में वेलफेयर है, फ्रीबीज नहीं है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर विमेन को कैश ट्रांसफर दिया जाता है तो वो क्या है, वो उनकी सर्विस के लिए दिया गया उनको एक अवार्ड है, राइट। जैसे तमिलनाडु में जो वहाँ की मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं AIDMK, DMK, उनका जो इलेक्शन कैंपेन रहता है उसमें वो इलेक्शन मैनिफेस्टो रहता है, उसमें वो बहुत सारे फ्रीबीज ऐसे अनाउंस करते हैं, जैसे गोल्ड रिंग दिया जाएगा, जूसर मिक्सर्स दिए जाएंगे, टीवीज दिए जाएंगे इफ यू वोट फॉर अस। लेकिन जब ऐसा पूछा गया कि ये फ्रीबीज क्यों, तो पॉलिटिकल पार्टीज का कहना था कि अगर हम टीवी दे रहे हैं तो वो विमेन को दे रहे हैं, और इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वो हाउस होल्ड में सर्विस प्रोवाइड करती हैं, राइट। और जब वो फ्री होती हैं तब वो ऐसे टीवी देख करके वो न्यूज़ देख करके वो पॉलिटिकली अवेयर हो सकती हैं कि हम किसको वोट दें किसको नहीं दें, राइट। तो ये उनके पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के लिए है। और तो विमेन को अगर कैश ट्रांसफर दिया जाता है तो वो इसलिए दिया जाता है क्योंकि क्या होता है कि वो जो हाउस होल्ड में सर्विस प्रोवाइड करती हैं उसको जीडीपी में काउंट नहीं किया जाता। लेकिन जीडीपी का डेफिनेशन अगर देखें तो बाकायदा जीडीपी का डेफिनेशन क्या होता है कि अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन एन इकोनॉमी। जो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंतर्गत गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड है उसी को तो जीडीपी में काउंट करते हैं, लेकिन जो हाउस होल्ड में विमेन सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं उसको जीडीपी में काउंट नहीं किया जाता, राइट। तो अगर उनके सर्विस के बदले उनको ऐसा कैश ट्रांसफर्स या ऐसे कुछ अवार्ड्स दिए जाते हैं तो उसको वेलफेयर में काउंट करना चाहिए। अगेन और भी हैं ऐसे एग्जाम्पल्स, राइट। जैसे क्या होता है, कई बार फ्री ट्रांसपोर्टेशन कर दिया जाता है, तो इससे क्या होता है, इससे लेबर कॉस्ट रिड्यूस हो गया, क्योंकि माइग्रेंट लेबर्स बहुत दूर से वो ट्रांसपोर्ट करते हैं, राइट। तो उनका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बच जाता है ना। तो ये विन विन सिचुएशन है दोनों के लिए ही, इकोनॉमी के लिए भी, क्योंकि लेबर कॉस्ट कम हो जाएगा अगर फ्री ट्रांसपोर्टेशन है तो ऐसे अगर इंटेंडेड बेनिफिशियरी को दिया जाए, जो सच में बेनिफिशियरी हैं, जिनको सच में लाभ की जरूरत है, ऐसे बेनिफिशियरीज को दिया जाए तो वो वेलफेयर होता है।
लेकिन ऑलरेडी जिसके पास सब कुछ है और फिर उनको दिया जा रहा है फ्री इलेक्ट्रिसिटी, तो फिर वो क्या है, फ्रीबीज है, राइट। तो ये एक बहुत ही माइन्यूट लाइन ऑफ डिस्टिंक्शन से हम इन दोनों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। नाउ सुप्रीम कोर्ट ने एक सुब्रमण्यम बालाजी केस था 2013 का, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो फ्रीबीज है ये एक्चुअली ब्राइब है अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, यानी आरपीए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के अंतर्गत ये जो फ्रीबीज का अनाउंसमेंट करती है पॉलिटिकल पार्टीज, ये एक्चुअली ब्राइब है, ठीक है, ये एक्चुअली क्या है, ब्राइब है। अब चूंकि यहां पर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कि आप इस पर इंटरफियर करिए, ठीक है, आप इस पर इंटरफियर करिए। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा कि ये जो फ्रीबीज का अनाउंसमेंट है ये पॉलिटिकल पार्टीज अपनी इलेक्शन मैनिफेस्टो में अनाउंस करती हैं, और ये इलेक्शन मैनिफेस्टो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने से पहले ही डिक्लेयर कर देती हैं पॉलिटिकल पार्टीज। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तब एक्शन में आती है जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होता है, और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कब लागू होता है, इलेक्शन डेट्स डिक्लेयर होने के बाद। लेकिन ये पॉलिटिकल पार्टीज उसके पहले ही अपनी इलेक्शन मैनिफेस्टो में ऐसे प्रोपेगेंडाज, ऐसे फ्रीबीज अनाउंस कर देती है, तो हम उसमें इंटरफियर नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक ऑल पॉलिटिकल पार्टी मीट बुलाया, और उसमें उन्होंने कहा सारी पॉलिटिकल पार्टीज से कि आप जो इलेक्शन मैनिफेस्टो अपना बनाते हैं उसको इस तरीके से बनाइए कि वो डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के इन अकॉर्डेंस हो, यानी वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जिसको नीति निर्देशक तत्व भी बोलते हैं, उसको वायलेट ना करे, उसके अकॉर्डेंस में हो, उसको फॉलो करते हुए बने, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द आर्टिकल। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज torture shadows India's justice system. So what kind of torture it is talking about? Torture, यहां पे जो torture की बात हो रही है वो torture है physical and mental harassment caused or inflicted by police and सिक्योरिटी एजेंसीज, ठीक है। तो पुलिस और सिक्योरिटी एजेंसीज जो फिजिकल एंड मेंटल हरासमेंट करते हैं उसको टॉर्चर बोला जाता है, यहां पर उसको टॉर्चर बताया गया है, ठीक है। तो ये टॉर्चर किस पे होता है, कौन करता है? करता है पुलिस एंड सिक्योरिटी एजेंसीज, और किस पर किया जाता है? जो कैदी होते हैं उन पर, ठीक है। किन पर किया जाता है? जो अंडर ट्रायल्स होते हैं, जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज होते हैं, राइट, अंडर ट्रायल्स पर, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज पर ऐसे टॉर्चर किए जाते हैं। कौन करता है? पुलिस एंड सिक्योरिटी एजेंसीज करते हैं। नाउ ऐसे कुछ हम एग्जाम्पल्स देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट्स देखेंगे इस पे, राइट। तो ऐसे टॉर्चर्स का हम एग्जाम्पल देखें तो पहला एग्जाम्पल होगा भागलपुर ब्लाइंड केस 1989। भागलपुर ब्लाइंड केस 1989। अब इसमें क्या हुआ था, ये केस एक्चुअली दिखाया गया था गंगाजल मूवी में, जिसमें प्रिजनर्स के आंखों में एसिड डाल दिया गया था और उनको ब्लाइंड कर दिया गया था, ठीक है। तो ये वो केस है। दूसरा टॉर्चर का एग्जाम्पल देखें तो वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम कुछ एग्जाम्पल्स, मेन एग्जाम्पल्स देखें तो ये जो नंबी नारायण केस है, ये 1994 का केस है।
ये इस पे भी मूवी बनी है जिसमें आर माधवन ने एक्ट किया है। तो ये जो नंबी नारायण केस है, ये नंबी नारायण एक्चुअली इसरो के एक्टिविस्ट हैं जिन पर फॉल्स एलिगेशन लगाया गया था जासूसी का, ठीक है। तो ये 1994 का केस है, राइट। और भी ऐसे केस हैं। अब क्या होता है कि एक्स्ट्राडिशन का भी केसेस होता है। अगर कुछ हम एक्स्ट्राडिशन का केसेस देखें तो उसमें दो इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहला है संजय भंडारी केस। नाउ ये संजय भंडारी केस क्या है? संजय भंडारी इज एन एक्यूज्ड इन मनी लॉन्ड्रिंग एंड टैक्स इवेजन, यानी टैक्स फ्रॉड करके और मनी लॉन्ड्रिंग करके भागा हुआ आदमी था। ये यूके में भाग गए थे और यूके गवर्नमेंट ने इनका एक्स्ट्राडिशन इंडिया में नहीं किया। अब अगर वो यूके भागे हैं तो यूके गवर्नमेंट को इंडिया भेजना चाहिए, तब तो इंडिया में इनका ट्रायल होगा। लेकिन यूके गवर्नमेंट ने इनको इंडिया भेजा ही नहीं, ये कहते हुए कि इंडिया में इनका फिजिकल टॉर्चर होगा, ठीक है, इसलिए इनको भेजा ही नहीं। दूसरा केस है तहव्वुर राणा केस। तहव्वुर राणा केस, तहव्वुर राणा केस में भी ये एक्यूज्ड हैं 26/11 मुंबई अटैक के। इनको भी नहीं भेजा गया, सेम यूके गवर्नमेंट ने इनको भी नहीं भेजा। तो ये कुछ एक्स्ट्राडिशन के केसेस हैं, ठीक है, जिसमें जो यूके गवर्नमेंट है और भी बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट हैं जो क्या करते हैं, उसको जो एक्यूज्ड होते हैं उनको इंडिया ट्रायल्स के लिए भेजते ही नहीं। नाउ क्या ऐसा कोई इंटरनेशनल लॉ है जो ऐसे टॉर्चर के अगेंस्ट में बना हुआ है? तो यस, देयर इज अ लॉ, यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर, जिसको यूएन क्लॉज भी बोलते हैं, यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर। तो जो यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर है उसको इंडिया ने रैटिफाई नहीं किया है, ठीक है, उसको इंडिया ने रैटिफाई नहीं किया है। यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर को इंडिया ने रैटिफाई नहीं किया है और ये स्टैब्लिश हुआ था 1987 में, ठीक है। इंडिया ने क्या रीजन बताया कि हम क्यों नहीं रैटिफाई करेंगे? तो इंडिया ने कहा कि हमारे पास सफिशिएंट लॉज है, हमें दूसरा और लॉज नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन रियलिटी क्या है कि जो कस्टोडियन टॉर्चर्स है वो आज भी रैम्पेंट है, राइट। लेकिन अगर हम देखें तो ये इंडिया के डेमोक्रेटिक इमेज पर बहुत धब्बा है। ये जो टॉर्चर्स किए जाते हैं ये बहुत धब्बा है इंडिया के इंटरनेशनल इमेज पर, इंडिया के मोरल इमेज पर, क्योंकि इंडिया मोरल सॉफ्ट पावर के तौर पर खुद को पेश करता है ना। इंडिया सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। तो ऐसे केसेस पर, इन चीज़ों पर इंडिया को वर्क करने की और स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की ज़रूरत है, स्ट्रिक्ट लॉज लाने की ज़रूरत है, ठीक है। तो इस पर हम देखते हैं एज अ वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है। लेकिन उसके पहले हम ये भी देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का इस पर क्या स्टैंड रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने पुत्तुस्वामी केस में बताया था कि ये जो टॉर्चर्स हैं ये राइट टू प्राइवेसी अंडर आर्टिकल 21 का स्ट्रिक्ट हनन है, ठीक है, ये स्ट्रिक्ट वायलेशन है आर्टिकल 21 के राइट टू प्राइवेसी का, राइट। तो इंडिया को इस पर स्ट्रिक्ट लॉज लाने की जरूरत है क्योंकि इंडिया इसको इग्नोर नहीं कर सकता, बिकॉज इंडिया शोकेसेस इटसेल्फ एज अ मोरल सॉफ्ट पावर, है ना। वो इंडिया अपने आप को एक इंटरनेशनल इमेज बनाना चाहता है मोरल सॉफ्ट पावर का, प्लस इंडिया बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है। तो इन मुद्दों को जिसमें कि ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है, ठीक है, उसको कभी भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकता, उसको इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन, स्ट्रिक्ट लॉज लाने की जरूरत है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यूएन क्लॉज, जो यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर है, उसको रैटिफाई कर लेना है, ठीक है। दूसरा, इस पर स्ट्रिक्ट लॉज लाने हैं, स्ट्रिक्ट एंटी टॉर्चर लॉज लाने हैं। तीसरा क्या है, कोई भी अगर कस्टोडियन टॉर्चर हो रहा है तो उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट, उसके खिलाफ क्या करना है, जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी लानी है, जीरो टॉलरेंस फॉर कस्टोडियन टॉर्चर्स, कस्टोडियल टॉर्चर्स, ठीक है। प्लस
क्या है ना कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस जो होता है, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस जो होता है, जो जुडिशरी का हार्ट एंड सोल माना जाता है, उसका ऐसे जो टॉर्चर्स किए जाते हैं ना, वो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का वायलेशन है, राइट? क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस क्या कहता है कि जब तक वो कल्प्रिट प्रूव नहीं हो, यानी जब तक वो दोष सिद्धि जिसकी किसी की अगर नहीं होती है, तो उसको अपराधी नहीं माना जाना चाहिए। वो तब तक इनोसेंट ही प्रूव रहेगा, वो तब तक इनोसेंट ही रहेगा जब तक कि उसकी अपराध सिद्धि नहीं होती है। तो बिना अपराध सिद्धि के, उसके पहले ही उस पर इतने फिजिकल और मेंटल टॉर्चर्स करना बिल्कुल इनह्यूमन है, बिल्कुल ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है, राइट? सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. Next one is the last article for today. It is about CAG. ठीक है, CAG. तो ये न्यूज में, CAG न्यूज में क्यों है, सबसे पहले ये देखते हैं. CAG न्यूज में इसलिए है बिकॉज एक PIL फाइल की गई है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें ये कहा गया है कि जो CAG की अपॉइंटमेंट प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट को फेवर करती है, उनके लिए वो बायस्ड हैं, और जो इनका अपॉइंटमेंट है वो एक इंडिपेंडेंट सिलेक्शन कमेटी के द्वारा कराया जाना चाहिए. क्योंकि CAG क्या है, बुलवॉक ऑफ डेमोक्रेसी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है. तो इनका जो अपॉइंटमेंट होना चाहिए वो एक न्यूट्रल बॉडी, एक इंडिपेंडेंट सिलेक्शन कमेटी के द्वारा कराया जाना चाहिए. ठीक है, इसलिए ये न्यूज में है. नाउ किस आर्टिकल में मेंशन्ड है CAG? तो CAG मेंशन्ड है आर्टिकल 148, 149 एंड आर्टिकल 152 के अंतर्गत. सो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स 148, आर्टिकल 149 और आर्टिकल 152 में CAG मेंशन्ड है. ठीक है, और CAG का काम क्या होता है? CAG का काम होता है फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी को एंश्योर करना, ये फिक्स करना कि जो पब्लिक मनी है, ये एंश्योर करना कि जो पब्लिक मनी है यानी जो जनता का मनी है, ठीक है, वो फालतू में खर्च ना हो. ठीक है, उसकी अकाउंटेबिलिटी को एंश्योर करना. इसके लिए वो सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट्स के फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को टाइमली ऑडिट करती है. ठीक है, यानी वो सरकार की फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी को एंश्योर करती है CAG जैसी बॉडी. ठीक है, ओके. तो CAG को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, और वो क्या करती है, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को ऑडिट करती है. CAG ने बहुत सारे स्कैम्स को एक्सपोज किया है, जैसे पास्ट बहुत सारे ऐसे रिपोर्ट्स हैं, कोल स्कैम है, ठीक है, 2G स्पेक्ट्रम केस, 2G स्पेक्ट्रम स्कैम, कॉमनवेल्थ स्कैम, इन सबको एक्सपोज किया है CAG ने ही. ठीक है, अभी कुछ रीसेंट एक्सपोजर्स हैं CAG के जो एक्चुअली कंट्रोवर्शियल हैं. जैसे CAG ने एक्सपोज किया कि 2002 करोड़ रुपीस का घोटाला हुआ है, एक्साइज घोटाला हुआ है. ठीक है, कहाँ? दिल्ली में. दिल्ली में 2002 करोड़ का एक्साइज घोटाला हुआ है. ठीक है, लेकिन क्या है, इसको एक पॉलिटिकल एंगल से जोड़कर देखा जा रहा है कि जो रूलिंग पार्टी है जिसने इसको अपॉइंट किया वो है बीजेपी गवर्नमेंट, और दिल्ली में है आप सरकार. तो कहीं ना कहीं इसको एक पॉलिटिकल टूल के तौर पर यूज किया जा रहा है, राइट? और तो ये सब जो रिपोर्ट्स हैं ये क्या करते हैं, क्वेश्चन मार्क रेज करते हैं CAG के फंक्शनिंग पे, CAG के अपॉइंटमेंट पे. तो सबसे पहले ये जो एक सजेशन है कि CAG का जो अपॉइंटमेंट है वो एक इंडिपेंडेंट सिलेक्शन कमेटी के द्वारा होना चाहिए, बहुत ही वेलकम स्टेप है. इससे क्या होगा कि जो इसके रिपोर्ट्स हैं उसमें और क्रेडिबिलिटी आएगी, लोगों का और विश्वास होगा कि ऐसी बॉडी को किसने अपॉइंट किया है, एक न्यूट्रल बॉडी ने अपॉइंट किया है, राइट? तो उस पर क्वेश्चन मार्क नहीं लगेंगे, राइट? और क्या है कि हम और क्या कर सकते हैं इसकी क्रेडिबिलिटी को इंश्योर करने के लिए? हम ये कर सकते हैं कि टाइम बाउंड, कि हम
एक टाइम बाउंड रिपोर्ट सबमिशन करें, है ना, कैग टाइमली रिपोर्ट सबमिट करे, ये भी इंश्योर करना चाहिए। नाउ कैग का स्ट्रक्चर भी मल्टी मेंबर्ड होना चाहिए, प्लस देयर शुड बी ट्रांसपेरेंट रिव्यू प्रोसेस फॉर कैग। सो देर आर वेरी इंपॉर्टेंट वे फॉरवर्ड्स दैट वी कैन ड्रॉ फ्रॉम हियर। हम सारे वे फॉरवर्ड्स को देखते हैं। सबसे पहला हम क्या कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट सिलेक्शन कमेटी इसको अपॉइंट करें। दूसरा हम क्या करेंगे कि इसका जो रिपोर्ट सबमिशन है उसके लिए एक टाइम फिक्स कर देंगे कि इतना टाइम तक में कैग को अपना रिपोर्ट सबमिट करना है। तीसरा हम क्या करेंगे कि कैग एक सिंगल बॉडी ना हो करके मल्टी मेंबर्ड बॉडी हो। एंड फोर्थ हम क्या करेंगे, उससे क्या होगा कि जो इरेगुलरिटीज है वो कम होगी, है ना। और चौथा हम क्या कर सकते हैं कि रिव्यू करेंगे, इनका जो रिपोर्ट्स होगा उसका रिव्यू सिस्टम होना चाहिए, राइट। देयर शुड बी ट्रांसपेरेंट रिव्यू फॉर द कैग रिपोर्ट्स, है ना। ऐसा करने से क्या होगा कि जो कैग की फंक्शनिंग है उस पर ज्यादा से ज्यादा ट्रस्ट होगा और उस पर क्वेश्चन मार्क्स रेज नहीं होंगे, राइट। तो आज के सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हमने डिस्कस कर लिए। कल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर मच